सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम झारखंड के लिए गौरवशाली, सीएम को सर्वोच्च सम्मान वॉइड बैच किया प्रदान। कल्पना मुर्मू सोरेन WEF बैच से हुई सम्मानित। फाउंडर यूसुफ अली ने सीएम से की मुलाकात। कृषि उत्पादों को आउटसोर्स करने का दिया प्रस्ताव। झारखंड में उत्पादित वस्तुओं के प्रति दिखाई रुचि। देवघर में सरस्वती पूजा को लेकर समिति की बैठक। थाना प्रभारी दीपक कुमार ने की अध्यक्षता। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। कोटवा में धान खरीदारी हुई प्रभावित। किसान टैक्स से धान उठाव और खरीदारी की ज्वल कर रहे मांग। चूहे के कारण धान को पहुंचा रहा नुकसान। और बोकारो में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार की टेलर से टक्कर। सड़क दुर्घटना में युवक की मौके पर हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 झारखंड के लिए गौरवशाली रहा और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी राज्य के चुने हुए 2 आदिवासी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक, झारखंड विधानसभा की महिला और बाल विकास समिति की अध्यक्ष कल्पना मुर्मू सोरेन आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहे हैं। और यही नहीं, जब मंच द्वारा मुख्यमंत्री को सर्वोच्च सम्मान वॉइड बैच प्रदान किया गया तो वही कल्पना मुर्मू सोरेन WEF बैच से सम्मानित हुई। और ये उपलब्धि केवल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय है। और ये सम्मान आदिवासी पहचान, नेतृत्व और आवाज को विश्व स्तर पर मजबूती प्रदान करता है। और ये दर्शाता है कि झारखंड न सिर्फ संसाधनों से परिपूर्ण नहीं बल्कि दुनिया के समक्ष अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और ये सम्मान गौरव और प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दावोस से, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम झारखंड के लिए गौरवशाली है। सीएम को सर्वोच्च सम्मान वॉइड बैच से प्रदान किया गया और इन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कल्पना मुर्मू सोरेन WEF बैच से सम्मानित हुई। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 झारखंड के लिए गौरवशाली रहा। इस बीच ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी राज्य के चुने हुए 2 आदिवासी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक, झारखंड विधानसभा के महिला और बाल विकास समिति के अध्यक्ष कल्पना मुर्मू सोरेन आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहे हैं। और यही नहीं, जब मंच द्वारा मुख्यमंत्री को सर्वोच्च सम्मान वॉइड बैच प्रदान किया गया तो वहीं कल्पना मुर्मू सोरेन WEF बैच से सम्मानित हुई। और यह उपलब्धि केवल झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए गर्व का विषय है। और ये जो है सम्मान आदिवासी पहचान, नेतृत्व और आवाज को विश्व स्तर पर मजबूती करता है। और यह दर्शाता है कि झारखंड न सिर्फ संसाधनों से परिपूर्ण नहीं बल्कि दुनिया के समक्ष अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और यह सम्मान गौरव और प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुनिया भर में रिटेल आउटलेट के कार्य से जुड़ी कंपनी लुलु ग्रुप के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने से मुलाकात और संवाद के क्रम में उन्होंने झारखंड के कृषि आधारित उत्पाद, वन उत्पाद आदि से जुड़े उत्पादों को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव दिया, जिससे कि झारखंड का उत्पाद देश और दुनिया भर के बाजार तक पहुंचाया जा सके और यहां के किसानों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और वन उत्पाद के कार्य से जुड़े राज्य के लोगों को लाभ मिले। इसके साथ ही बताते चले कि उन उत्पादों और वस्तुओं के प्रति रुचि दिखाई दी जो उनके वैल्यू चेन में आगे आते हैं। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्लोबल इन्फोसिस कैलिफोर्निया से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आशीष कुमार दास ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान झारखंड के दीर्घकालिक विकास, विजन और तकनीक आधारित विकास की
दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर व्यापक और उत्साहवर्धक चर्चा हुई। आपको बताते चले, इंफोसिस प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों और विजन की सराहना की। विशेष रूप से प्रतिभाओं के पुनः कौशल विकास, टेक्नोलॉजी टावर की परिकल्पना और उन्नत तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से खनन क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार की सोच और अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बताया। साथ ही बैठक में झारखंड के युवाओं को डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कौशलों से सशक्त बनाने पर सहमति बनी। झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संसाधनों और विशेषज्ञ समूहों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि सभी बैठकों का मूल विषय झारखंड के प्राचीन मेगालिथ मोनोलिथ विरासत का संरक्षण, पुनर्स्थापना और वैज्ञानिक प्रबंधन और वैश्विक मान्यता पर रहा। वहीं ऐतिहासिक संरचनाओं को संरक्षित करते हुए विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार इन विशेषज्ञ सुझाव के आधार पर एक स्पष्ट और व्यवहारिक रोड मैप तैयार करेगी, जिससे कि झारखंड की मेगालिथिक विरासत का संरक्षण संरचनात्मक, सांस्कृतिक और शैक्षिक तीनों स्तरों पर सुदृढ़ हो सके। इस मौके पर मंत्री सुदेव्य कुमार ने कहा कि सरकार इस विरासत को केवल एक पुरातात्विक धरोहर नहीं बल्कि आदिवासी समुदायों को जीवंत सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखती है। और दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड द्वारा युवा झारखंड प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास की सोच के साथ भाग ले रहा है और इसके साथ ही इस मौके पर विप्रो लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने झारखंड राज्य के इन कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि झारखंड राज्य अपने विकास के लिए गंभीर और संगठित प्रयास कर रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन झारखंड राज्य में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा निवेश है। झारखंड सरकार से हमें निरंतर सहयोग और एक सक्रिय व सकारात्मक दृष्टिकोण का अनुभव हुआ है। हमारा अनुभव बहुत अनुकूल रहा है। मैं भारत और दुनिया पर निवेशकों का स्वागत करता हूं कि वे झारखंड में निवेश करने पर विचार करें। मैं राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। It is heartening to note that the state of Jharkhand is making concerted efforts for the development of the state. We are setting up a philanthropic university and a hospital in the state, and it's a very large investment. We have experienced the support and proactive approach of the government of Jharkhand. So I welcome investors from across the world and across India to consider investing in Jharkhand because our experience has been very favorable. I wish the state the very best. आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जसीडीह थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी दीपक कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूजा पांडालों और विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंचलाधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि पूजा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने सभी पूजा समितियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस दौरान बैठक में जिला परिषद सदस्य मनोज यादव, जेएमएम नेता गोपाल दास, नगर अध्यक्ष पिंटू यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।
पूजा के तीसरे से चौथे दिन आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जसीडीह थाना में अंचलाधिकारी के साथ शांति समिति की बैठक सरस्वती पूजा को लेकर की गई थी। इसमें जो सरकार का और जिला स्तर पर जो निर्देश था सरस्वती पूजा को लेकर वो सभी पूजा कमेटी और गणमान्य लोगों को बता दिया गया है। विशेष रूप से सरस्वती पूजा में जो है सो डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाने वालों पर FIR करेंगे हम लोग। दूसरा क्या है कि जो सरस्वती पूजा जैसे कि होता है मूर्ति विसर्जन लोग 10 दिन तक लगातार करते रहते हैं। हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया है। पूजा के बाद 3 दिनों के भीतर जितनी प्रतिमाएं हैं उनका विसर्जन होगा। जुलूस के रास्ते में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य रूप से बाकी यही बिंदु है। बाकी हम लोग जो है सो अपना लेकर शांतिपूर्ण ढंग से जो पूजा होगी इसका पालन करेंगे। कोडरमा जिला के धान की खरीदारी में भले ही दूसरे स्थान पर हो, लेकिन पैक्स में धान भरे होने के कारण किसानों की धान खरीदारी प्रभावित हो रही है। पैक्स से धान का उठाव न होने की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि धान घर में रखा हुआ है, सड़ रहा है और चूहे उसे खा रहे हैं, जिससे उनकी उपज बर्बाद हो रही है। और इस स्थिति को देखते हुए किसान जल्दी से जल्दी धान की खरीदारी करने की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कोडरमा जिले में धान की खरीदारी भले ही दूसरे स्थान पर हो, लेकिन पैक्स में धान भरे होने की वजह से किसानों की धान खरीदारी प्रभावित हो रही है। और ऐसे में पैक्स से धान का उठाव न होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि धान घर में रखा हुआ सड़ रहा है और चूहे उसे खा रहे हैं, जिससे कि उनकी उपज बर्बाद हो रही है। और स्थिति को देखते हुए किसान जल्दी से जल्दी धान की खरीदारी करने की मांग कर रहे हैं। तो कोडरमा से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कोडरमा में धान खरीदारी प्रभावित हुई है। पैक्स में भरे धान के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है और ऐसे में प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। चूहों से धान को लगातार इस वक्त नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको कोडरमा से दिखा रहे हैं, जहां कोडरमा में धान की खरीदारी इस वक्त प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। किसानों को कई तरह की दिक्कतें, परेशानी होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि लगातार किसान जो है वो चूहे से परेशान हैं और इस वजह से प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि धान नहीं लेंगे, धान गोडाउन सब जाम है। अब धान यहाँ ये रखे हुए हैं फैक्स के लिए, अभी सब धान बर्बाद हो रहा है। अब धान बर्बाद हो रहा है तो नुकसान हम किसान लोग का है। कितना दिन से धान रखे हैं आप? ये दिसंबर से रखे हैं, नवंबर में कटा हुआ, दिसंबर से रखे हैं, 2 महीना हुआ है। तो बीच में तो खरीदी चल रहा था? खरीदी चल रहा था तो जो अगला आगे हो गया उसको धान तो खरीदी ले गया, और जो पीछे सब एक जैसा नहीं हराया ना, आगे पीछे हो गया। जो आगे वाला दे दिए, पीछे वाला रह गया, अब ले ही नहीं रहा है। फैक्स बंद हो जाने से बहुत परेशानी हो रहा है, क्योंकि बगरीडी जाते हैं तो वहाँ धान नहीं ले रहा है, कह रहा सरकार उठा ही नहीं रहा है, कहाँ से रखे धान, यही परेशानी है। तकरीबन कितना धान है आपके पास? सर तकरीबन मतलब कम से कम हमारे पास अपना धान करीब 40 क्विंटल है और बाकी गाँवों में है। तो जाते हैं तो क्या बोल रहा है वहाँ पैक्स वाला? सरकार धान नहीं उठा रहा, गोदाम भरा हुआ दिखा दे रहा है। फिर हम लोग वापस। और आगे बढ़ेंगे। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस होटल के सामने एक बाइक सवार ने साइकिल सवार को बचाने के दौरान रोड किनारे खड़ी टेलर्स में टक्कर मार दी। इस हादसे में ऋतुडीह का रहने वाला आयुष शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। तो देखिए, बेहद गंभीर इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बोकारो से, जहां बाइक सवार की एक टेलर से टक्कर हो गई है। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत बताई जा रही है कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तस्वीरें दिखा रहे बोकारो से, बोकारो सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस होटल के सामने ये हादसा हुआ है। एक बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है और इसी दौरान रोड किनारे खड़ी टेलर में टक्कर मार दी। इस हादसे में ऋतुडीह का रहने वाले आयुष शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल उसका इलाज भी चल रहा है। स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस बीच इसी दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। युवक के परिजनों में इस वक्त को आराम मचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बोकारो से, जहां बोकारो सिटी थाना क्षेत्र
अंतर्गत रिलायंस होटल के सामने ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक बाइक सवार ने साइकिल सवार को बचाने के दौरान रोड किनारे खड़ी ट्रेलर में जा टक्कर मार दी। इस हादसे में ऋतुडी का रहने वाला आयुष शर्मा बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और आगे बढ़ेंगे। चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता जयप्रकाश सिंह ने चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के बाहर विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा समर्थक मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने नगर परिषद अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पानी आपूर्ति से जुड़ी कार्रवाई पर विरोध जताया। मीडिया से बातचीत में जयप्रकाश सिंह ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के पदाधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में बगान धौड़ा इलाके में पानी की आपूर्ति बंद कर दी। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर किस आधार पर बिना पूर्व सूचना और जांच के बाद पानी किया गया। उनका कहना था कि रवाया चुनाव जीत हार से जुड़ा हुआ है और नगर प्रशासन बदले की भावना से काम कर रहा है। नहीं चलेगी। लाल झंडा और जेएमएम का दबाव भी करजाले हो गया। लाल झंडा और जेएमएम के दबाव में, और इन लाल झंडा जेएमएम के नेताओं के कहने पर पानी काटता है, पानी जोड़ता है। किस पार्षद को हराना है और किसको पार्षद जिताना है, ये लोग तय कर रहा है। तो ये सब नहीं चलेगा। आज देखिए हमारे यहाँ बगान धौरा मजदूर बस्ती है, वहाँ श्रमिक क्वार्टर है, गरीब गुरबा मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, रोजगार का समस्या है, और वहाँ पर पानी काट दिया। देखिए जी फाइन और रसीद 35,000 का फाइन का रसीद दे दिया। तो देखिए पानी किसी को बंद नहीं कर सकते। आप पानी देते रहिए। आप वहां पर देखिए अनेकों लोगों को रसीद देते हैं 4,000। तो आप दबाव बना रहे हैं, आप धमका रहे हैं लोगों को। आप अवेयरनेस कीजिए, आप कैंप लगाइए, कैंप लगा कर बोलिए कि भाई हमको पानी हम बेचते हैं, पानी आप लीजिए। केंद्र सरकार की ओर से 4 लेबर कोड लागू करने की घोषणा के बाद देश भर के मजदूर संगठनों में रोष व्याप्त है और इन्हीं नीतियों के विरोध में देश की सभी प्रमुख मजदूर यूनियनों ने आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग और आम जनता को नए लेबर कोड के संभावित प्रभाव से अवगत कराना और सरकार पर पुनर्विचार का दबाव बनाना है। इसी क्रम में बसीकेयू केएस मुकबा इकाई की ओर से पार्टी कार्यालय में यूनियन सदस्यों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बीसीकेयू के क्षेत्रीय सचिव रामजी यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 4 लेबर कोड पूरी तरह से मजदूर विरोधी है और इन्हें बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। रामजी यादव ने आरोप लगाया है कि नए नियमों के तहत मजदूरों के कार्य समय को 8 घंटे से बढ़ाकर 10 से 12 घंटे तक किया जा सकता है, जबकि मजदूरी और भुगतान को लेकर कोई भी स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए आज पूरे देश में मजदूर वर्ग पर हमला किया जा रहा है और 4 लेबर कोड को जो लागू कर दिया गया है उसको लेके पूरे हमारे सेंट्रल के ट्रेड यूनियन जो 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, उस हड़ताल को लेकर हम लोग आज बिहार कोरी कामगार यूनियन CI2 की तरफ से मुगमा एरिया ECL BCCL के साथियों ने भाग लिया है कि हमारा जो 12 तारीख को हड़ताल है क्यों हो रहा है, सबको सब फुलवरी गांव धावड़ा सब जगह पहुंचाना है ताकि लोग समझ पाए, ताकि लोग समझने के बाद हड़ताल को सफल बनाए। चतरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त कीर्ति श्री ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अमरिंदर कुमार सिन्हा और चतरा अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई, मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, OPD व्यवस्था, दवा वितरण काउंटर, पंजीयन कक्ष, वार्ड लैब और इमरजेंसी सेवा का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत कर इलाज और सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान मरीजों ने टोकन को लेकर हो रही परेशानी की शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने गंभीरता दिखाते हुए तत्काल समाधान के निर्देश दिए।
जी आज सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है और इसमें मुख्य तौर पर जो लोगों को सुविधा मिल रहा है उसका बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। ओपीडी का, ऑपरेशन थिएटर्स, डायलिसिस सेंटर, इम्यूनाइजेशन सेंटर, ये सब का विजिट किया गया है और जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे सिविल सर्जन और डीएसको और हॉस्पिटल मैनेजर को कन्वे किया गया है और ताकि हम लोग आने वाले दिन में और बेहतर सुविधा जो है दे पाएंगे। टोकन को लेकर कुछ समस्या आ रही है? अभी जो है लोगों को जो है क्यू में खड़े होकर के वेट करना पड़ेगा, तो वो अपना वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हैं और टोकन सिस्टम हम लोग लागू कराएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इसको लेकर बोकारो जिला कमेटी और प्रखंड के पदाधिकारी के साथ जैना मोड़ में बैठक आयोजित की गई है, जिनमें मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक उमाकांत रजक समेत सभी नेता मौजूद रहे। इस दौरान स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मंत्री और विधायक ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को बताया कि संगठन को मजबूत करना और संगठन की ताकत दिखाना इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही अधिक से अधिक धनबाद के स्थापना दिवस की अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे, ये सभी को सोचना चाहिए। वहीं मंत्री और विधायक ने मीडिया को बात करते हुए कहा कि इस बार का स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा। ये बोकारो जिला कमेटी की आज इस बैठक में तय हुआ कि जो जोश खरोश 1980 के समय में, दशक में जो था, उसी जोश खरोश के साथ ये 2026 का स्थापना दिवस हम सब लोग मनाने का काम करेंगे। ये सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से उमंग दिखाई दिया, उत्साह दिखाई दिया है और कार्यकर्ताओं को जो प्रोग्रामिंग टास्क है वो भी दिया गया है। सब लोग 100% जो है ना उस पर काम करेंगे। उसी संदर्भ में आज जिला समिति के द्वारा बैठक रखा गया था कि भाई अपनी ताकत, अपने क्षमता के अनुरूप जो पूर्व में भी रहा है कि इतिहास रहा है कि गोल्फ ग्राउंड धनबाद में बोकारो को उपस्थिति संगठनात्मक तौर पर अधिक से अधिक रहने का और रखा गया। इस बार भी हम लोग का प्रयास रहेगा, जिला समिति का प्रयास है, हम लोग का भी सहयोग रहेगा, माननीय विधायक चंदन क्यारे जी का भी सहयोग है कि हम लोग बेहतर रूप से अधिक कैसे संगठनात्मक तौर पर यहाँ से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, इसी की रणनीति का तहत आज हम लोग यहाँ बैठक रखे थे और सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि बोकारो है तो दिखेगा। युवाओं को पार्टी से सीधे तौर से जोड़ने के लिए आजसू पार्टी ने युवा आजसू का गठन किया है। पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में रांची के हरमोर स्थित पार्टी कार्यालय में युवा आजसू महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर स्वीकृति बनी और बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राजनीति में युवाओं को सीधे तौर पर उनकी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा आजसू का संगठन और संचालन का तरीका पार्टी के मूल सिद्धांतों पर होगा। वहीं नगर निकाय चुनाव के संबंध में सुदेश कुमार महतो ने एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर हमला बोला। पब्लिक को भ्रम में रख रहे हैं। जब इतनी सक्रियता दिखानी है, जब राजनीति के रूप में खुद मुख्यमंत्री भाग ले ही रहे, तो दल से क्यों, दल का नाम से या चुनाव चिन्ह से क्यों परहेज है? कैंडिडेट की घोषणा आप कर रहे हैं, ये अब परोक्ष रूप से ये एक पब्लिक के साथ, एक जनमत के साथ एक राजनीतिक रूप से एक छल ही कहेंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।